ज्ञान सेतु स्टडी जोन से मिले नोट्स और विश्लेषण के आधार पर हो रही इस खास बातचीत में सभी का स्वागत है। आज हम गहराई से उतर रहे हैं चार्ल्स डिकन्स के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की दुनिया में। हाँ बिल्कुल। और ये एक ऐसा उपन्यास है जो आज भी उतना ही लगता है, रेलेवेंट लगता है जितना 1861 में था जब ये छपा था। सही कहा। हमारे पास जो ये नोट्स वगैरह हैं, इनका इस्तेमाल करके हमारा इरादा है कि कहानी की जो परतें हैं ना, उन्हें खोलें, किरदारों को समझें और देखें कि भाई विक्टोरियन इंग्लैंड पर डिकन्स ने जो कहा वो आज भी क्यों मायने रखता है। तो शुरू करें पिप की कहानी से। हाँ, पिप यानी फिलिप पिरिप। कहानी का हीरो भी वही है और सुनाने वाला भी वही है। एक अनाथ बच्चा है जिसे केंट के मार्शेस दलदली इलाके में उसकी थोड़ी गुस्सैल बहन मिसेस जो गार्जरी हाँ, और उसके बहुत ही नेक दिल पति जो गार्जरी, जो एक लोहार है, वो पालते हैं। और कहानी की शुरुआत ही बहुत ड्रामेटिक है, यादगार है। हाँ, वो कब्रिस्तान वाला सीन। छोटा सा पिप अपने माँ बाप की कब्र पर, और एकदम से सामना होता है एक भागे हुए कैदी से। डरावना सा दिखता है, पैरों में जंजीरें हैं। हाँ, और वो पिप को धमकाता है कि खाना लाओ और एक रेती लाओ लोहार के यहाँ से। और पिप बेचारा डर के मारे, लेकिन शायद थोड़ी दया भी आती है उसे, तो वो मदद कर देता है। ये कैदी है एबल मैगविच। और पिप का ये छोटा सा काम, जो उस वक्त तो बस डर में किया गया लगता है, हाँ, अनजाने में ही उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है, जैसे कोई बीज बो दिया हो। इसी टाइम के आसपास पिप की लाइफ में एक और बड़ा मोड़ आता है। उसे बुलाया जाता है एक अमीर और थोड़ी कहना चाहिए सनकी सी महिला हैं, मिस हैविशम। उनके घर सैटिस हाउस खेलने के लिए। हाँ, सैटिस हाउस। नाम तो सैटिस है, इनफ, काफी, लेकिन घर बिल्कुल उल्टा है। अंधेरा, उदासी, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। अच्छा जी। मिस हैविशम को असल में उनकी शादी वाले दिन ही मंडप पर छोड़ दिया गया था, और इस सदमे ने उन्हें ऐसा तोड़ा कि उन्होंने जैसे वक्त को रोक दिया। घड़ियां रुकी हुई हैं, वो खुद शादी के उसी पुराने पीले पड़ चुके गाउन में रहती हैं। अरे बाप रे। और शादी का केक मेज पर पड़ा पड़ा सड़ रहा है सालों से। और उन्होंने एक बेटी गोद ली है, एस्टेला। खूबसूरत है, पर उसे पाला ही इसलिए है कि वो मर्दों से बदला ले। उन्हें सिखाया है कि कैसे दिल तोड़े जाएं बिना कोई फीलिंग दिखाए। और यहीं पे पहली बार एस्टेला से मिलता है, सैटिस हाउस के उस अजीब से माहौल में। एस्टेला सुंदर तो है, पर उतनी ही घमंडी, और पिप को नीचा दिखाती है कि तुम तो साधारण हो, तुम्हारे जूते मोटे हैं, तुम्हारा तरीका गंवारों वाला है। हाँ, लेकिन पिप वो तो बस उसके पीछे पागल हो जाता है। और यहीं से उसके मन में अपनी सिंपल लाइफ और खासकर अपने प्यारे जो के लिए भी एक शर्म सी आने लगती है। उसे लगता है कि वो एस्टेला के लायक ही नहीं है। बिल्कुल। एस्टेला और सैटिस हाउस का ये जो अनुभव है ना, ये पिप के अंदर एक महत्वाकांक्षा जगा देता है। वो अब एक जेंटलमैन बनना चाहता है, हाँ, ताकि वो एस्टेला को पा सके, अपनी इस जिंदगी से ऊपर उठ सके। उसे लगने लगता है कि बस पैसा और रुतबा होगा तभी उसे खुशी मिलेगी, और एस्टेला का प्यार भी। और ये उस जमाने की सोच भी दिखाता है कि बाहरी दिखावे की कितनी वैल्यू थी। और फिर आता है वो मोमेंट जिसने नॉवल को नाम दिया ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, बड़ी उम्मीदें। एक वकील है मिस्टर जैगर्स, वो पिप को बताते हैं कि एक गुमनाम मददगार ने उसके लिए बहुत सारी दौलत छोड़ी है। हाँ, एक बेनिफैक्टर। हाँ, शर्त यह है कि पिप लंदन जाए, एक जेंटलमैन बनने की पढ़ाई करे और हमेशा पिप नाम से ही जाना जाए। और पिप तो फौरन मान लेता है कि ये दानदाता मिस हैविशम ही हैं। बिल्कुल। और वो ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि वो उसे एस्टेला के काबिल बना सकें। और इसी सोच के साथ वो लंदन चला जाता है। वहाँ महंगा लाइफस्टाइल जीता है, तौर तरीके सीखता है, और अपने पुराने जीवन से, खासकर जो से, काफी दूर हो जाता है। बिल्कुल। वो हर्बर्ट पॉकेट जैसे दोस्त बनाता है जो उसकी मदद करते हैं जेंटलमैन बनने में, लेकिन वो जीता एक झूठी उम्मीद में है, एक गलत फहमी में। लंदन की लाइफ उसे बदल तो देती है, लेकिन क्या वो बेहतर इंसान बनता है? हमारे नोट्स तो कहते हैं कि बाहर से भले ही चमक दमक आ गई हो, पिप अंदर से नैतिक रूप से शायद कमजोर हो रहा था। हाँ, ये बात है। पैसा उड़ाता है, कर्ज में डूब जाता है, और सबसे बुरी बात, जब जो उससे मिलने लंदन आता है तो उसे जो की सादगी से, उसकी नेकी से शर्म आती है। ये देखकर बड़ा दुख होता है कि वो अपनी जड़ें कैसे भूल रहा था। बिल्कुल। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़। इसमें आकर्षक बात यह है कि कई साल गुजर जाते हैं। पिप लंदन में सेटल हो चुका है। एक रात दरवाजे पे कोई आता है, और सामने कौन खड़ा है? वही बूढ़ा कैदी मैगविच। क्या? मैगविच? हाँ, और वो पिप को बताता है कि उसका जो गुमनाम मददगार है
वो मिस हैविशम नहीं, बल्कि वो खुद है मैग्विच। ओह, ये तो मतलब पिप के तो पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। जिस आदमी से वो बचपन में इतना डरा था, जिसे वो बस एक अपराधी समझता था, वही उसकी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का सोर्स निकला। जी हाँ, मैग्विच को देश निकाला देकर ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था। वहाँ उसने भेड़ पालन का काम किया और बहुत पैसा कमाया, और उसने अपनी सारी कमाई, अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया, पिप को जेंटलमैन बनाना। क्यों? सिर्फ उस एक छोटे सी मदद के बदले में जो पिप ने बचपन में की थी। अरे, और ये खुलासा पिप के सारे घमंड को, उसकी सोशल एम्बिशन के खोखलेपन को एकदम सामने ले आता है। उसे नफरत होते है इस पैसे से और मैग्विच से भी। और शायद यहीं से पिप का असली पतन और फिर नैतिक उत्थान शुरू होता है ना, जिसे वो कहते हैं लिटरेचर में बिल्डिंग्सरोमान, मतलब हीरो का मॉरल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। उसे एहसास होता है कि जेंटलमैन होना कपड़ों या पैसे या बोलने के तरीके में नहीं है। हाँ बिल्कुल। जल से शादी कर लेती है और दुखी रहती है। हम्म। मिस हैविशम को भी अपनी गलती का एहसास होता है देर से, कि उन्होंने स्टेला और पिप दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो पिप से माफी मांगती हैं, लेकिन जल्द ही एक एक्सीडेंट में उनके कपड़ों में आग लग जाती है और बाद में उनकी मौत हो जाती है। और मैग्विच का क्या हुआ? उसे तो इंग्लैंड आना मना था ना कानूनी तौर पे। हाँ, उसका वापस आना बहुत खतरनाक था। मैग्विच का एक पुराना दुश्मन है कॉम्पसन। ये वही आदमी है जिसने मिस हैविशम को धोखा दिया था, और ये वही दूसरा कैदी भी था जिससे पिप शुरू में मिला था। अच्छा, सब जुड़े हुए हैं। हाँ, सब जुड़े हैं। तो कॉम्पसन उसे पहचान लेता है। पिप और उसके दोस्त मैग्विच को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पकड़ा जाता है, बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन सजा से पहले ही वो जेल में दम तोड़ देता है। पर इस बार पिप आखिर तक उसके साथ रहता है, उसकी देखभाल करता है और मरने से पहले उसे बताता है कि उसकी बेटी एस्टेला जिंदा है और एक खूबसूरत औरत बन गई है। ओह, ये तो पिप के लिए कितना इमोशनल रोलर कोस्टर रहा होगा। सारी उम्मीदें टूटना, मददगार की सच्चाई जानना, फिर उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखना। निश्चित रूप से। और इन्हीं सब त्रासदियों से गुजर कर ही पिप का वो अहंकार टूटता है। वो परिपक्व होता है। वो खुद बीमार पड़ता है, कर्ज में डूबा है, लेकिन तब कौन आता है उसकी देखभाल करने? जो हाँ, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के। और तब पिप को अपनी पुरानी शर्मिंदगी पर, अपनी कृतज्ञता पर बहुत पछतावा होता है। वो फैसला करता है कि वो जो के साथ वापस गांव जाएगा, सादगी और मेहनत की जिंदगी जिएगा। जो का किरदार तो वाकई कमाल का है। मतलब वो अच्छाई, वफादारी और बिना शर्त प्यार का सिंबल है। पिप ने इतनी गलतियां की, पर उसका प्यार कम नहीं हुआ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये किरदार ही तो है इस नॉवल की जान। पिप का जो सफर है वो हमें अपनी कमजोरियों और मॉरल ग्रोथ की याद दिलाता है। बिल्कुल। और बाकी किरदार भी उतने ही अहम हैं, जैसे मिस हैविशम। वो टूटे दिल और बदले की आग में जलती हुई एक तरह से दिखाती हैं कि अतीत में अटके रहने का क्या नतीजा होता है। उनकी कहानी एक वार्निंग जैसी है। फिर एस्टेला, वो परिस्थितियों का शिकार है, उसे प्यार करना सिखाया ही नहीं गया। उसकी वो जो ठंडक है ना, उसके पीछे का दर्द हमें महसूस होता है, चाहे उसके काम कितने भी हर्ट करने वाले हों। क्या वो बस एक मोहरा थी? हाँ, शायद। और मैग्विच? समाज ने उसे ठुकरा दिया, लेकिन उसके अंदर गहरी वफादारी है। पिप के लिए एक पिता जैसा प्यार है। वो सोशल जस्टिस पर सवाल उठाता है। क्या समाज जिसे अपराधी कहता है, उसके अंदर अच्छाई नहीं हो सकती? हमारे सूत्र बताते हैं कि डिकेंस उसे सिर्फ क्रिमिनल नहीं, बल्कि सिस्टम का शिकार दिखाना चाहते थे। फिर वो वकील मिस्टर जैगर्स और उनका क्लर्क वेमिक, ये कानून की दुनिया के लोग हैं। जैगर्स एकदम सख्त, लॉजिकल, भावनाओं से परे, जबकि वेमिक उसका ऑफिस में अलग रूप है और घर पर बिल्कुल अलग, एकदम मानवीय चेहरा। ये शायद दिखाता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इंसान कितना अलग हो सकता है। और हर्बर्ट पॉकेट, पिप का वो लंदन वाला दोस्त। हाँ, हर्बर्ट भी बहुत जरूरी है। वो भी जेंटलमैन बनना चाहता है, लेकिन उसमें पिप जैसा वो घमंड या शर्म नहीं है। वो नेक दिल है, वफादार है, प्रैक्टिकल है। एक तरह से वो पिप के लिए एक मॉरल कंपास जैसा है। वो दिखाता है कि महत्वाकांक्षी होना ठीक है, पर अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये जो सारे थीम्स हैं, किरदार हैं, डिकन्स इनके जरिए जो बातें कह रहे हैं, वो तो आज भी उतनी ही सच लगती हैं। जैसे सोशल क्लास और एम्बिशन, ऊपर उठने की ये जो चाहत है, आज शायद और भी ज्यादा है। क्यों? सोशल मीडिया के जमाने में। हाँ बिल्कुल।
और डिकिंस जैसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये महत्वाकांक्षा हमें बेहतर बनाती है या हमें खुद से ही दूर कर देती है? फिर वो सवाल है दौलत बनाम नैतिकता का। असली वैल्यू किस में है? पैसे में, स्टेटस में, या फिर जो जैसी निस्वार्थ अच्छाई में, या मैग्विच जैसी अप्रत्याशित वफादारी में? पिप को ये सबक मिलता है, पर बहुत देर से। और प्यार और धोखे का थीम भी है। पिप का एस्टेला के लिए वो जो आइडियलाइज किया हुआ प्यार है, लगभग अंधा, और दूसरी तरफ मिस हैविशम का प्यार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। एस्टेला का इमोशनली हैंडीकैप्ड हो जाना, रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाता है ये सब। और फिर क्राइम, जस्टिस और रिडेम्पशन। मैग्विच की जिंदगी विक्टोरियन जस्टिस सिस्टम की कठोरता और पक्षपात को उजागर करती है। क्या कानून हमेशा न्याय करता है? क्या एक अपराधी अच्छा नहीं हो सकता? मैग्विच का जो बलिदान है पिप के लिए, वो उसे कानूनी माफी भले न दिलाए, पर एक नैतिक मुक्ति जरूर देता है। और सबसे ऊपर ये पिप के पर्सनल ग्रोथ की कहानी है, आत्मसाक्षात्कार की, अपनी गलतियों से सीखना, विनम्रता, करुणा का महत्व समझना और जेंटलमैन होने का असली मतलब जानना, जो बाहरी दिखावे से नहीं, अंदर के गुणों से आता है। ये जर्नी तो आज भी किसी के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट हो सकती है। डिकन्स की लिखने की स्टाइल भी कमाल की है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि वो कैसे इतनी सारी चीजों को एक साथ बुनते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट पर्सन नरेशन, पूरी कहानी पिप खुद सुना रहा है अपनी यादों से। हाँ, ये बहुत पर्सनल बनाता है कहानी को। बिल्कुल, हम सीधे उसके मन से जुड़ जाते हैं। उसकी फीलिंग्स, उसके प्रेजुडिसेस, उसका मॉरल डेवलपमेंट, सब हम उसकी नज़र से देखते हैं। इससे कहानी बहुत विश्वसनीय लगती है। और सिंबॉलिज्म का इस्तेमाल, वो तो जबरदस्त है। जैसे सैटिस हाउस, वो सिर्फ एक पुराना घर नहीं है, वो बीते हुए टाइम में अटक जाने का, इमोशनल डिके का, वेल्थ के खोखलेपन का सिंबल है। सही कहा। और वैसे ही वो जंजीरें, वो सिर्फ मैग्विच के पैरों में नहीं है, वो सोशल बाउंडेशंस की भी प्रतीक है, गिल्ट की, मेंटल प्रिजन की। लंदन का वो जो धुंधला सा माहौल है, वो जैसे मॉरल कंफ्यूजन दिखाता है पिप के भ्रम को। और आग, खासकर मिस हैविशम की मौत में, वो विनाश भी है और प्यूरिफिकेशन भी। ये सिंबल्स कहानी को मल्टी लेयर्ड बना देते हैं। डिकेंस के रियलिज्म के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह वो समाज की सच्चाई दिखाते हैं? हाँ, डिकिंस अपने टाइम के मास्टर रियलिस्ट थे। वो लंदन की गरीबी, गंदगी, क्राइम, कानून की कमियां, क्लास डिफरेंस की कठोर सच्चाई, सब बिना किसी लाग लपेट के दिखाते थे। और ये सिर्फ कहानी का बैकग्राउंड नहीं है, ये कहानी का हिस्सा है। ये कैरेक्टर्स की लाइफ और उनके चॉइसेस को अफेक्ट करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसा हमारे नोट्स में भी है, कि डिकिंस इस रियलिज्म के साथ साथ गॉथिक एलिमेंट्स भी मिलाते हैं। अच्छा, गॉथिक? जैसे सैटिस हाउस का वो मिस्टीरियस डरावना सा माहौल, मिस हैविशम का वो भूत जैसा कैरेक्टर, अचानक से राज खुलना, हिंसा, मौत के सीन्स, ये गॉथिक टच कहानी में एक मिस्ट्री, सस्पेंस और एक उदास सा डर पैदा करते हैं, जो सिर्फ सोशल कमेंट्री से ज्यादा गहरा असर डालता है। ये दिखाता है कि समाज की सतह के नीचे भी कितने अंधेरे कोने छिपे हो सकते हैं। जो क्रिटिक्स हैं वो इसे कैसे देखते हैं? क्या वो मानते हैं कि डिकेंस क्रिटिसाइज कर रहे थे विक्टोरियन सोसाइटी को? हाँ, ज्यादातर यही माना जाता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि डिकेंस उस वक्त के समाज का जो जुनून था ना, पैसा, सोशल स्टेटस, एम्बिशन, उसकी तीखी आलोचना करते हैं। वो दिखाते हैं कि ये जुनून इंसान को नैतिक रूप से कितना खोखला कर सकता है। और पिप का आखिर में अपनी जड़ों की तरफ लौटना, जो कि सिंपल अच्छाई को वैल्यू देना, ये डिकेंस का ह्यूमन वैल्यूज में विश्वास दिखाता है, दया, माफी, वफादारी। और नॉवल के एंड के बारे में क्या? मैंने सुना है इसके 2 एंडिंग्स है। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डिकेंस ने ओरिजिनली एक ज्यादा रियलिस्टिक और थोड़ा दुखद अंत लिखा था। उसमें पिप और एस्टेला मिलते तो हैं, पर उनके दोबारा साथ आने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। एस्टेला दूसरी शादी करके काफी बदल चुकी होती है। लेकिन उनके एक दोस्त, जो खुद भी नॉवेलिस्ट थे, उन्होंने सलाह दी कि रीडर्स शायद ज्यादा होपफुल एंडिंग पसंद करेंगे, तो डिकेंस ने इसे बदल दिया। दूसरा एंड लिखा जिसमें पिप और एस्टेला फिर मिलते हैं। एस्टेला विधवा हो चुकी है, विनम्र हो गई है, और उनके फ्यूचर में साथ रहने की एक हल्की सी संभावना दिखती है। वो लाइन है ना, आई सॉ नो शैडो ऑफ अनदर पार्टिंग फ्रॉम हर। तो कौन सा एंड बेहतर है? इस पे तो बहस होती होगी फिर। बिल्कुल, आज तक होती है। कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि ओरिजिनल एंड ज्यादा लॉजिकल था, नॉवेल की टोन से मैच करता था, जबकि जो रिवाइज्ड एंड है वो थोड़ा कमजोर लगता है, जैसे रीडर्स को खुश करने के लिए लिखा गया हो।
ये बहस ये भी दिखाती है कि एक राइटर कैसे रियलिज्म की कड़वी सच्चाई और रीडर की एक्सपेक्टेशंस या कमर्शियल प्रेशर के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस सिर्फ एक लड़के के अमीर बनने और फिर डिसइल्यूजनेट होने की कहानी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सोशल प्रेशर, पर्सनल एम्बिशन, प्यार की उलझनों और सच्चे ह्यूमन वैल्यूज की तलाश की एक टाइमलेस कहानी है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे भारी सफलता और समाज की मान्यता का पीछा करना हमें खुद से दूर कर सकता है, और उन लोगों से भी जो सच में मायने रखते हैं। डिकिंस के किरदार, उनकी सोशल कमेंट्री, कहानी कहने का उनका वो जो जादू है, वो इसे आज भी इतना पावरफुल और पढ़ने लायक बनाता है। और ये हमें आज के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। निश्चित रूप से ये सोचने लायक है कि आज के इस हाइपर कनेक्टेड सोशल मीडिया वाले युग में ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का क्या मतलब है। कौन सी सफलता की तस्वीरें हैं जो हमें ललचाती हैं? क्या आज भी हम बाहरी चीज़ों से, फॉलोअर्स, लाइक्स, ब्रांड्स, स्टेटस, इनके जरिए खुद को डिफाइन करने का प्रेशर महसूस करते हैं? ठीक वैसे ही जैसे पिप जेंटलमैन बनकर करना चाहता था। गहरा सवाल है। और सबसे ज़रूरी सवाल शायद ये है कि इन सब के बीच आज एक अच्छा इंसान होने का, एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का मतलब क्या है? पिप के अनुभवों से हम क्या सीख सकते हैं? वाकई सोचने वाले सवाल हैं। इस गहरी और इतनी बढ़िया चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस बातचीत से चार्ल्स डिकिंस की इस शानदार कृति ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को समझने में एक नई नज़र मिली होगी सुनने वालों को।